भारत की शान। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के सहयोग से एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सरसों शिक्षा कार्यक्रम सीजन 4 की दूसरी कड़ी। किसान भाइयों, सरसों शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में मैं आपके साथ हूं। लगभग हमारी जो क्रॉप है राई सरसों की, अगर आपने 20 अक्टूबर के आसपास या 25 अक्टूबर के आसपास बिजाई करी है तो तकरीबन 15-20 दिन की क्रॉप हो गई है। अभी जिन किसान भाइयों ने 15 अक्टूबर के आसपास बुआई करी तो वो पहली सिंचाई के लिए भी जा रहे हैं। तो अमूमन इस समय ये देखने में आ रहा है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कि तापमान अभी भी वातावरण में काफ़ी ज़्यादा है तापमान। तो उसकी वजह से कई जगह ये देखने में आ रहा है कि सिंचाई करने के साथ ही जो पौधे हैं वो उनकी पत्तियां नीचे की पीली पड़ जा रही हैं और पौधे मुरझा करके सूखने लग रहे हैं। तो इसमें किसान भाइयों, ये चूँकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो ये कुछ जो बैक्टीरियल एक हमारा कॉलर राट आता है जो ज़मीन के पास ही तने में इसका इन्फेक्शन होता है। तो इसको अच्छी तरह से अगर आप निरीक्षण करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ आपको मिलता है और इस पे बाद में फफूंदी भी इस पे जो है ना ग्रो कर जाती हैं, तो ये इस तरह की बीमारी देखने को आ रही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना अलर्ट रहना है। और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक आता है, इसका 200 ppm का घोल और कार्बेंडाजिम 2%, इसको मिक्स घोल बना करके और इसका जो है ना वो तने के आसपास, ज़मीन के आसपास जहाँ पे इसका संक्रमण है वहाँ पे छिड़काव करें। तो इससे आपको इस बीमारी से राहत मिलेगी, फसल जो है ना अच्छी होगी। दूसरा, अब आने वाले कुछ समय में अगर किसान भाई ये तापमान जो अभी ज़्यादा है धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, तो उस समय आप ज़रूर अपने खेत का निरीक्षण बराबर करते रहें। और संभावनाएं ये रहती हैं शुरू में वो सफ़ेद रोली रोग ये आता है, और इसमें जो लक्षण आते हैं सबसे पहले पत्तियों पर ही आते हैं। और पत्तियों का जो ऊपरी सतह है उसमें थोड़ा थोड़ा पीले रंग का धब्बा बनता है, और पत्ती को आप पलट के देखेंगे तो निचली सतह पर सफ़ेद फफोले बनते हैं। पहले छोटे फफोले होते हैं पिन हेड साइज़ के, फिर ये धीरे धीरे कई सारे फफोले बन के और ये बड़ा आकार लेते हैं। तो इस तरह का अगर कोई लक्षण दिखाई देता है आपको सफ़ेद रोली रोग का, तो इसके लिए आप नियंत्रण के लिए जो डाइथेन M45 है, इसका 2% का आप छिड़काव कर सकते हैं। या मैनको जेब जो मेटालेक्सिल का एक कम्बिनेशन आता है, रिडोमिल MZ, इसका भी अगर अवेलेबल है तो 2% के घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो फसल है, और दूसरी बात ये भी है, आप ध्यान रखें कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अभी भी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतेगा तो एक काला धब्बा रोग का भी कई बार प्रकोप होता है जो फफूंदीजनक रोग है। और इसके लक्षण पत्तियों की जो निचली पत्तियाँ हैं, नीचे की पत्तियाँ, उन पे सबसे पहले आता है। तो इसमें सफ़ेद ये काले रंग के फफोले बनते हैं, और ये बोर्ड शेप, जैसे कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं, जैसे NCC में टारगेट बोर्ड बनाते हैं, रिंग होती है, उस तरह के रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। और इसको देखें आप, अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो शुरू में आप ये देखें कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं बीमारी है तो कोई भी नियंत्रण की विधि अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि रोग ये समय के साथ बढ़ता है, ऊपर की पत्तियों में आता है, तो फिर आपको जो इसमें डाइथेन M45 का यहाँ भी छिड़काव कर सकते हैं। या इसमें या आइप्रोडियान एक कवकनाशी आता है, उसका 1% का घोल, और डाइथेन M45 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2% का घोल। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उर्वरक प्रबंधन की भी बात आती है। जो आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा रखी है वो पहली सिंचाई के बाद अवश्य दें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी, आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक आपने बुआई अच्छी करी होगी और फसल भी अच्छी स्थिति में है। कुछ एक दिक्कतों को छोड़ के, जैसे हमने बताया कि तापमान ज़्यादा होने की वजह से ये बैक्टीरियल जो बीमारी आ रही है, इसका आप समय से निदान करें, इसका रोकथाम करें, तो आप अच्छी फसल ले पाएंगे।
सरसों की फसल में इस समय निराई, गुड़ाई, विरलीकरण और सिंचाई का कार्य महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों नमस्कार। अभी सरसों की जो बिजाई का कार्य है वो लगभग संपूर्ण हो चुका है और कहीं कहीं पर जगहों पर सरसों की बिजाई का कार्य भी चल रहा है, क्योंकि इस साल बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है कई क्षेत्रों में। तो बारिश की वजह से जो सरसों की बिजाई है इसमें भी देरी देखी गई है। तो किसान भाई बिजाई के बाद में जैसे 20 से 25 दिन बाद में कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपना सकते हैं, और इस समय बुवाई के जैसे 20 से 25 दिन बाद में जो मुख्य शस्य क्रियाएँ हैं उनमें शामिल है जैसे कि निराई गुड़ाई और थिनिंग की प्रक्रिया या जो पौधों के विरलीकरण की प्रक्रिया है, और उसके साथ साथ सिंचाई भी शामिल है। और सिंचाई के साथ में जो यूरिया उर्वरक का जो आधी मात्रा है वो सिंचाई के बाद में किसान भाई उसको खेत में देते हैं छिड़काव के रूप में। तो वो भी जो है अभी इसी शस्य क्रियाओं में शामिल है। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। तो जहाँ तक निराई गुड़ाई की बात है तो किसान भाइयों जो सरसों की फसल है उसमें लगभग 20 से 25 दिन बाद में खरपतवार आने लगते हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी सरसों की खेती में ज़्यादा खरपतवार आने की संभावना है। तो जो निराई गुड़ाई का कार्य है वो बुवाई से लगभग 20 से 25 दिन बाद किया जाता है। और निराई गुड़ाई का जो कार्य है वो मुख्यतः दो या तीन विधियों से किया जाता है। एक तो जैसे कि हम खुरपी से जो निराई गुड़ाई का कार्य करते हैं, और ये कार्य जो है बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद किया जाता है। और खुरपी से निराई गुड़ाई करके हम जो है खरपतवारों पे भी जो नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि जो सरसों की फसल है उसमें जो है 15 से लेकर के और 40% तक जो नुकसान है वो खरपतवारों की वजह से हो सकता है। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो निराई गुड़ाई है ये अत्यंत आवश्यक है, और ये 20 से 25 दिन बाद बुवाई के बाद करना चाहिए। और खुरपी के अलावा भी किसान भाई जो हस्तचलित हो हैं इनके द्वारा भी जो है जो निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हस्तचलित हो है, इससे निराई गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है, जैसे खरपतवारों को भी अलग किया जा सकता है। और जो दूसरा हस्तचलित हो है वो जो है घास हटाने के साथ साथ में मिट्टी भी पलटने का कार्य करता है। तो किसान भाई जैसे कि आदमी की जैसे कि कहीं पर जैसे मजदूर की कमी है और खेत बड़ा खेत है, तो किसान भाई ये हस्तचलित हो से भी जो है निराई गुड़ाई का कार्य करके और फसल को खरपतवारों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों अभी हमने निराई गुड़ाई के बारे में बताया, सरसों की निराई गुड़ाई कैसे करनी चाहिए, कब करना चाहिए। तो उसके साथ साथ में अभी ये निराई गुड़ाई करने के बाद फसल की ये स्थिति होती है, और अभी ये जो फसल है वो 14 से 15 दिन की ये फसल है, और निराई गुड़ाई इसकी हो चुकी है। और इसके बाद आता है पौधों के विरलीकरण की प्रक्रिया, यानी कि उसको हम थिनिंग बोलते हैं। और जो पौधों के विरलीकरण की जो प्रक्रिया है वो साधारणतः बुवाई के 20 से 25 दिन बाद की जाती है, क्योंकि ये खेत अभी 15 दिन ही हुए हैं बुवाई के। तो इसमें जो है 8 से 10 दिन बाद में जो थिनिंग की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि देखो कितने घने पौधे हैं, और इनको हमको 10 से 15 सेंटीमीटर पे करना है। और 10 से 15 सेंटीमीटर इतना एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में इतना गैप होना चाहिए सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए। क्योंकि जो पौधों के जो विरलीकरण की जो प्रक्रिया है अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या है, पौधे की बढ़वार समान रूप से होती है, और बढ़वार समान रूप से होने के साथ साथ पौधे को अच्छा पोषण मिलता है और उसको फैलने की जगह मिलती है। फलस्वरूप अच्छे फूल बनते हैं, अच्छी फलियां बनती हैं, और मोटा दाना बनने के साथ में उत्पादन अच्छा होता है। और जो सिंचित अवस्था में जो पौधों की संख्या है
वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो सिंचित अवस्था में जो 1 वर्ग मीटर में लगभग अधिकतम 33 पौधे ही होने चाहिए। अगर वही बात अगर हम बरानी अवस्था की बात करते हैं तो बरानी अवस्था में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो लगभग 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे की दूरी वही 10 से 15 सेंटीमीटर। तो बरानी अवस्था में अगर हम राई सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसमें प्रति वर्ग मीटर में लगभग 16 से अधिक पौधे नहीं होना चाहिए। और किसान भाई जैसे कि ये तो 10 से 15 दिन का फसल है और जो निराई गुड़ाई का कार्य है वो साधारणतः 20 से 25 दिन बाद किया जाता है और जो थिनिंग का कार्य है ये भी लगभग 20 से 25 दिन बाद ही किया जाता है। तो किसान भाई जैसे कि पहले निराई गुड़ाई करके और थिनिंग का कार्य कर सकते हैं। अगर दोनों एक समय पर करना है तो निराई गुड़ाई के साथ साथ में और ये थिनिंग का कार्य भी किसान भाई कर सकते हैं अगर फसल उनकी 20 से 25 दिन की हो गई है तो। किसान भाइयों ये फसल 20 से 22 दिन की हो चुकी है और यहाँ पर पौधों के विरलीकरण की प्रक्रिया या थिनिंग का कार्य चल रहा है और इधर जो है थिनिंग का कार्य हो चुका है और यहाँ पर पौधों के विरलीकरण की प्रक्रिया जारी है। तो किसान भाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद में ये विरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर लगभग 10 से 15% तक उपज में बढ़ोतरी पा सकते हैं। और ये पौधों के विरलीकरण की प्रक्रिया बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ पर अगर हम ये प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो जो घने पौधे रह जाएंगे और उनमें क्या है कि बढ़वार समान रूप से नहीं होगी जिसके फलस्वरूप फूल कम बनेंगे और फलियाँ छोटी बनेंगी और दाना छोटा बनने के साथ साथ में हम जो उत्पादन है वो कम होगा। इसलिए किसान भाई कई बार कहते हैं कि अच्छी फसल होने के बाद भी उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिला तो उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि उन्होंने समय पर थिनिंग का कार्य नहीं किया। तो किसान भाई जो थिनिंग का कार्य है वो सही समय पर सुनिश्चित करें और अधिक उत्पादन का लाभ लें। किसान भाइयों अभी हमने निराई गुड़ाई और थिनिंग के बारे में बातें की और ये हमारी जो फसल है इसमें ये लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी है और इसमें निराई गुड़ाई और जो थिनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है और अभी इस अवस्था में यानी कि बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद जो इसमें सिंचाई दी जाती है। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो सिंचाई के लिए जैसे कि जो हल्की मृदाएं हैं जिनको लाइट सॉइल्स भी कहते हैं जिसमें जैसे कि बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी ये मिट्टियाँ उसमें आती हैं उसमें सामान्यतः सरसों की फसल में 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और वो 2 सिंचाई की ज़रूरत जिसमें कि पहली सिंचाई लगभग बुवाई के 35 से 40 दिन बाद और दूसरी सिंचाई लगभग 65 से 70 दिन बाद देना चाहिए। और जहाँ तक हमारी भारी मिट्टी है जहाँ भारी मृदाएं हैं वहाँ पर लगभग 1 सिंचाई ही पर्याप्त रहती है जो कि बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद किसानों को खेत में लगाना चाहिए। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो जो किसान भाई जैसे कि नत्रजन सरसों के लिए 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से संस्तुत है और जिसमें कि आधी नत्रजन की मात्रा जो है बुवाई के समय दी जा चुकी है। अगर हम 80 किलो नत्रजन की बात करते हैं तो ये लगभग 180 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर के हिसाब से आता है तो जिसमें 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाई बुवाई के समय खेत में डालते हैं। और अब ये पहला पानी देने के बाद में जो बाकी 90 किलो यूरिया की जो मात्रा बची है उसको किसान भाई अपने खेत में देवें और ये टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना है यूरिया की मात्रा। और सिंचाई के बाद में अगर किसान भाई जो बाकी जो आधी नत्रजन की मात्रा जो बची थी उसको यूरिया के द्वारा 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अगर खेत में टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव करते हैं तो किसानों को उससे अच्छी पैदावार मिलने में मदद मिलेगी।
किसी भी फसल की पैदावार को सबसे अधिक नुकसान होता है खरपतवार से। कैसे किया जाए खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप जाट से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सरसों में खरपतवारों की। खरपतवार आप जानते हैं कि वे पौधे होते हैं जो अवांछित जगह पर उग जाते हैं और बिना चाहे हुए हमारे जो खेत में उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार अगर किसी फसल में हो गए, मुख्यतः अगर हम सरसों की बात करें तो इसमें 30 से 35% तक फसल में नुकसान होता है, यानी कि आपकी पैदावार 30 से 35% घट जाएगी अगर आपने इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो। अच्छा, नियंत्रण की बात करें तो इसका नियंत्रण हम सरसों की बुआई के पहले से ही शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके खेत में मोथा है तो मोथा का आप कैसे नियंत्रण करेंगे। इसमें बुआई से पहले जैसे दूब घास है या मोथा है तो इनको बुआई से पहले आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। एक वीडीसाइड आता है ग्लाइफोसेट के नाम से, उसका आप स्प्रे करके इनको मार सकते हैं। इसके अलावा आप बुआई से पहले जो जुताई करते हैं उसमें भी आपके खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। जो उस टाइम उगते हैं, जो वार्षिक खरपतवार होते हैं, वो उससे जुताई से मर जाते हैं। और अगर आपने मान लीजिए कि बुआई कर दी, उसके बाद में आप कैसे खरपतवार नियंत्रण करेंगे सरसों की फसल में, तो बुआई करने के बाद में एक वीडीसाइड होता है जिसका नाम है पेंडीमेथालिन। पेंडीमेथालिन का 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उसका सक्रिय तत्व होता है उसकी मात्रा लेके आप बुआई के 24 से 72 घंटे के अंदर, ये टाइम आप ज़रूर ध्यान रखें, बुआई के बाद में 24 से 72 घंटे के अंदर आपको उस पेंडीमेथालिन का खेत में स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो एनुअल जैसे घास है या चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो जैसे ही उगेंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे खरपतवार हैं जो सरसों के उगने से पहले उग जाते हैं। तो ये अगर नियंत्रित हो जाते हैं तो आपकी फसल को 40-45 दिन तक दूसरे खरपतवारों से कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से करके आपकी फसल का बचाव हो सकता है खरपतवारों से। और आप जैसे उसके बाद में 20 से 25 दिन पर जो निराई गुड़ाई करते हैं उसमें भी बचे हुए खरपतवार आपके नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर फसल आपकी 40 से 45 दिन की हो गई तो उसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है सरसों की फसल में, क्योंकि ये फसल ज़्यादा बढ़ने वाली होती है। इसकी पत्तियाँ पूरे खेत को घेर लेती है और उसके नीचे अगर कोई खरपतवार का पौधा उगता है तो वो अपने स्वतः ही उसको सनलाइट नहीं मिलने से, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से वो मर जाएगा। इस तरह से करके आप खरपतवारों का सरसों में नियंत्रण कर सकते हैं। इसके सरसों में एक और जो भयंकर खरपतवार आता है जो परजीवी है जिसका नाम ओरोबैंकी है, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। ये एक संपूर्ण परजीवी पौधा है जो सरसों की जड़ों में उगता है। अगर मान लीजिए आपके खेत में पहले ओरोबैंकी हुई है, ओरोबैंकी का प्रकोप रहा है, तो सरसों की बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसके बीजों का जर्मिनेशन होता है, ओरोबैंकी के बीजों का। और ये आपको दिखेगा जब सरसों की फसल 60 से 70 दिन की हो जाएगी, तब ये ज़मीन के बाहर सतह पर आपको दिखेगा कि, और तब आपको पता चलेगा कि हमारी सरसों में ओरोबैंकी लग गई है। इस खरपतवार का अभी तक कोई भी जो केमिकल नियंत्रण है वो तो नहीं है, लेकिन आप कुछ फसल चक्र अपना करके, जैसे उस खेत में आप सरसों नहीं लेके गेहूं की फसल ले सकते हो, तो इस तरह से फसल चक्र आप अपनाओगे तो आपको ओरोबैंकी की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल जाएगा। इन्हीं बातों का आप ध्यान रखें और सरसों की फसल को खरपतवार से बचाएं। इससे आपकी उपज, जो पूरी उपज जिसका होता है वो आपको मिलेगी, आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया था कि खरपतवार नियंत्रण के लिए सरसों में आप बुआई के बाद में, बुआई के 24 से 72 घंटे के अंदर एक दवाई है पेंडीमेथालिन नाम की जो मेरे हाथ में है, इसका आप स्प्रे करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें आपको स्प्रे करने में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडीसाइड है। अगर इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो गई तो आपकी फसल को ज़्यादा होने पर नुकसान भी होगा और कम होने पर आपके खरपतवार नहीं मरेंगे। इसमें लिखा हुआ है पेंडीमेथालिन 30% EC। 30% EC का फॉर्मुलेशन है। इसकी आपको 3 किलोग्राम मात्रा लेनी है पेंडीमेथालिन की और उसको 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करना है। स्प्रे करने का टाइम 24 से 72 घंटे के अंदर है। अगर आप बाद में स्प्रे करते हो तो आपकी फसल के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वो मर भी सकती है। स्प्रे करने में दूसरी चीज़, आपको दवाई के अलावा पानी चाहिए। तो पानी प्रति हेक्टर हम अनुशंसा करते हैं 500 लीटर प्रति हेक्टर। 500 लीटर पानी के अंदर 3 लीटर दवाई का घोल बना के उसको आपको स्प्रे करना है।
और स्प्रे करने के लिए जो मशीन होती है उसमें आप विशेष ध्यान रखें कि इसका जो नोज़ल होता है वो एक फ्लैट फैन नोज़ल होता है। ये फ्लैट फैन नोज़ल इसको बोलते हैं, इसी नोज़ल का प्रयोग करें, क्योंकि वीडिसाइड स्प्रे के लिए नोज़ल अलग होता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे के लिए नोज़ल अलग होता है। तो आप इस नोज़ल का विशेष ध्यान रखें, इसी नोज़ल से आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। और स्प्रे करते समय वो पूरे एरिया में अच्छी तरह एक ही स्पीड से चलना चाहिए और यूनिफॉर्म मतलब बराबर स्प्रे होना चाहिए पूरे एरिया में, तभी आपके खरपतवारों का अच्छा नियंत्रण हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो भी स्प्रे कर रहा है वही ध्यान रखें कि एक ही स्पीड से चले और अपना जितना 500 लीटर पानी जैसे मैंने बताया वो पूरे हेक्टर में आना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं ज़्यादा स्प्रे कर दिया, कहीं कम स्प्रे किया तो उसके आपके खरपतवार है वो अच्छी तरह नियंत्रित नहीं होंगे। और किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि अगर आपके स्प्रे करते समय हवा ज़्यादा चल रही है तो आप स्प्रे ना करें, क्योंकि उससे आपका जो स्प्रे की जो बूंदें हैं वो एक जगह पर ज़्यादा गिरेगी या हो सकता है कि उड़ करके वो दूसरे खेत में पहुंच जाएं, क्योंकि अगर ये दूसरे खेत में दूसरी फसल में पहुंच गया तो वहाँ ये प्रतिकूल उसका निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और दूसरी फसल को नुकसान होगा। तो ज़्यादा हवा होने पर आप इसका स्प्रे नहीं करें। दूसरी बात है, स्प्रे आप हमेशा दोपहर के बाद में ही करें, यानी शाम को 3 बजे के बाद में स्प्रे शुरू करें। अगर दोपहर में स्प्रे करेंगे तो उससे आपकी दवाई है वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगी, उसका कम इफ़ेक्ट होगा। तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखें। सरसों की खेती संरक्षित रूप से भी लाभकारी है। इसमें लागत कम होती है और पैदावार में कोई कमी नहीं आती। किसान भाइयों, हमने पिछली कड़ी में आपको संरक्षित खेती के बारे में बताया था, जिसमें हम जीरो टिलेज भी कर रहे हैं, फसल चक्र भी अपना रहे हैं और पूर्व फसल के अवशेष भी हम संरक्षित कर रहे हैं। तो ये वही खेत है जो हम बार बार कड़ियों में दिखाते हैं। इसके अंदर हमने अब सरसों की बुआई कर दी है और ये लगभग 20-15 दिन की फसल हो गई है। इसमें आप देख रहे हो ये डंठल जो मक्का के डंठल हैं, ये हमने खरीफ के सीज़न में ली थी और ये बहुत कुछ सड़ गए हैं लेकिन कुछ बाकी हैं और इस तरह की फसल है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात जो आपको ध्यान देने वाली है वो है खरपतवार। इस खेत में आपको कोई भी खरपतवार नहीं दिख रहा है, जबकि आप जुताई करके जो खेत बोते हो उसमें बहुत सारे खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें खरपतवार क्यों नहीं उगे। हमने इसमें डायरेक्ट बुआई की है, कोई जुताई नहीं करी, सीधा बीज बोया है। अब होता क्या है कि अगर एक सीज़न में आपने बिना जुताई के बोया है तो ऊपर वाले बीज होते हैं। खरपतवारों की ये विशेषता होती है कि खरपतवार जो ऊपरी सतह पर होता है बीज वही उगता है। अब पहले साल में जो खरपतवार ऊपरी सतह पर थे उनके बीज उग गए और वो नष्ट हो गए। दूसरे सीज़न में वो बीज नहीं है, तीसरे सीज़न में भी कुछ नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे अगर वर्ष दर वर्ष आप देखेंगे तो आपके खेत में खरपतवारों की समस्या नहीं रहेगी। तो ये इसका जीरो जो संरक्षित खेती है उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक तो जुताई नहीं करनी पड़ेगी, जुताई की बचत होगी, खरपतवार नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा, खरपतवार नियंत्रण में जितना लेबर आपको लगता है वो लेबर की बचत होगी। तो इस तरह से आप इस खेती में कम लागत पर अधिक उपज ले सकते हैं और आप ये खेत दे सकते हो। इसमें जो फसल अभी उग रही है इसका विरलीकरण अभी हमने नहीं किया है, लेकिन इसके पौधों की बढ़वार और उनकी जो गुणवत्ता है वो उतनी है जितनी आप जुताई वाले खेत में कर रहे हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें है संरक्षित खेती में, जो आपको उसका लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस खेत में या इस सरसों की फसल के लिए हम जो उर्वरक या पानी का प्रयोग करेंगे वो सामान्यतः जो दूसरी जुताई वाली खेत में करते हैं उतना ही प्रयोग किया है हमने। इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने कोई नई चीज़ डाली है और उसके बावजूद भी हम इसमें जुताई की बचत कर रहे हैं, हम इसमें खरपतवार नियंत्रण की बचत कर रहे हैं और फसल भी अच्छी है, आपकी लागत भी कम हो रही है। हम कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दे रहे, हम कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे और सिंचाई भी हम उतनी ही करेंगे जितनी जुताई वाली फसल में करते हैं। और अब आपको आगे हम बताएंगे इसकी जब अवस्था बढ़ेगी सरसों की तो उस टाइम भी आपको दिखाएंगे कि ये फसल किस तरह से कितनी अच्छी होके आपको उपज देती है। आज की कड़ी में बस इतना ही।
अगली कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। कौन कौन सी एग्री इंडस्ट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही